नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर सोने चांदी की मूवमेंट के साथ कर लेते हैं, जहां पर चांदी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई और आज हमने $90 प्रति आउंस के लेवल्स निकलते हुए भी देखे हैं। यहां से किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं, जानने के लिए हमारे साथ प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज से दिनेश सोमानी है। दिनेश जी नमस्कार। 3.5% की तेजी है, 90 का स्तर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के तौर पर था, निकलता हुआ नजर आया है आज। यहाँ से क्या करने की राय? बिल्कुल 88-89 के आसपास बार बार प्राइसेस रुकती थी और वहां से एक बार नीचे डिप लेती थी। आज वो क्रॉस हुआ है और कंफर्टेबली 90 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक कॉमेक सिल्वर जरूर यहाँ से 94.50 के डॉलर्स के लेवल्स आने की संभावना लगती है। लेकिन इंडियन मार्केट्स अगर एमटेक्स में अगर मैं देखूं, जहां पर कॉमेक्स की पैरिटी करीब करीब 2,80,000 की हो रही है, इंडियन मार्केट में 266 ट्रेड कर रहा है। प्रोबेबली एक्सपायरी के सामने शायद ये डिस्काउंट में चल रहा है या डिलीवरी प्रेशर के डिस्काउंट में चल रहा है, आई डोंट नो। बट इंडियन मार्केट में कॉमेक्स के अनुरूप अभी हाल फिलहाल सिल्वर नहीं चल रही है। तो आई थिंक 2,68,500 अगर क्रॉस करता है तो ही इसके बाय में बैठना चाहिए। ऊपर में 2,80,000 का टारगेट बन सकता है और 263 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। गोल्ड को भी लेकर आएंगे स्क्रीन पर, क्योंकि 5,000 के आसपास बहुत देर तक घूमने के बाद अब हमने यहाँ पर 5200 के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखे हैं। ऑफकोर्स उन लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली फिलहाल यहाँ पर भी आपको लगता है बाइंग तरफ ही रहना चाहिए? गोल्ड सिल्वर के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और मतलब अगर मैं 8 या 10 दिन की बात करूं तो 1,51,000 के लो से अभी 1,61,000 के आसपास, मतलब 10,000 रुपीज ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1,60,700 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो बाय करना चाहिए। 1,60,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,62,000 के लेवल्स प्रोबेबली इवनिंग में हमें देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से 1,000 रुपए का मूव प्रोबेबली गोल्ड में शाम तक हमें देखने मिल सकता है। साथ ही साथ किस तरह से आप यहाँ पर कॉपर के प्राइसेस देखते हैं, क्योंकि इवन एज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से चाइना की रीस्टॉकिंग आई है, मेटल्स में जिस तरह की सपोर्ट आज देखने को मिली है, मार्केट्स अब यहाँ पर नए और ऑल टाइम हाई लेवल्स कॉपर में फिर से देने लगे हैं इस साल के लिए। जी बिल्कुल, जैसे जहां सिल्वर का मूव आता है पैरेलली कॉपर का मूव उसको फॉलो करता है। तो मुझे लगता है कि ये 1,200 रुपए ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स का, आई थिंक 1,202 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। 1,186 जो कल का लो था वो स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1,228 के लेवल्स प्रोबेबली हमें 2 या 3 दिन में देखने मिल सकते हैं। तो जो सिल्वर का मोमेंटम आया है पॉसिबली वो कॉपर या बेस मेटल्स के मोमेंटम को भी सपोर्ट करने लायक बन सकता है। कच्चा तेल भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार है और कल यहाँ पर यूएस और ईरान की थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन जारी होने वाली है। 71 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। तो 6 महीने 7 महीने के हाईज पर ब्रेंट और WTI दोनों यहाँ पर कारोबार करते हुए, यहाँ पर आपको लगता है तेजी के साथ ही काम होना चाहिए? बिल्कुल, क्रूड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे। मतलब अगर एमसीएक्स की सारी कमोडिटीज देखो तो ये हायर हाई क्रिएट कर रहा है और हायर लोज क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक अप ट्रेंड रिज्यूम करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। जहां पर ये 5800 5900 आता है वहां से दोबारा मूव करके 6,000 के ऊपर जाता है। मौजूदा स्तर पर करंट लेवल पर 6010 6020 के दरमियान आप बाय कर सकते हो। 6120 और 6200 के लेवल्स हमें मंडे तक देखने मिल सकते हैं और 5945 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। क्रूड मुझे लगता है एक बढ़िया अवसर रहेगा यहाँ पर निवेशकों के लिए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आपकी क्या सेंस नजर आती है अब यहाँ पर? और एक और चीज यहाँ पर दिनेश जी, और वो ये है कि सभी तरफ से खबरें हैं कि सेबी ऑफ कोर्स यहाँ पर अब बैंड कमोडिटीज को देख रही है। 31 मार्च 2026 वो मियाद पूरी होती है बैन की। 2 रिव्यू मीटिंग्स यहाँ पर हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि एक आध कमोडिटी कट करके शायद बाकी कमोडिटीज को यहाँ पर डेरिवेटिव्स में फिर से लेके आया जाएगा। एक तो बाजार कितनी तैयारी पर है उस पर, और जो अभी एग्जिस्टिंग कमोडिटीज हैं वहां पर क्या करने की राय? बिल्कुल, एनसीडीएक्स का वॉल्यूम एकदम से ड्राई हो चुका है और अगर आपकी बात ये 100% सही निकलती है तो निश्चित तौर से मेरी ओर से आपको मिठाई का डब्बा जरूर पहुंच जाएगा। क्योंकि करीब 4 साल से इंतजार कर रहे हैं हम ये बैन कमोडिटीज को दोबारा लाने के लिए। अगर वाकई एनसीडीएक्स में दोबारा अगर हरियाली देखनी हो तो मुझे लगता है कि ये सारी कमोडिटीज दोबारा आ जाए तो बहुत ही अच्छा अवसर होगा। ब्रोकर के लिए बढ़िया होगा, ट्रेडर्स के लिए बढ़िया होगा और सारे एग्री कमोडिटीज वाले जो ट्रेड करने व्यापारी है उनके लिए भी बढ़िया साबित हो सकता है। प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी इन प्लेस है, बस नई कमोडिटीज उसमें इंट्रोड्यूस करना है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा मूव कहीं अगर आता है तो ये एग्री कमोडिटीज के लिए एक बहुत अच्छा मूव हो सकता है। और साथ ही साथ कौन सी कमोडिटीज आप एग्रीकल्चर स्पेस में देखेंगे जहां पर काम किया जा सकता है? कल अच्छा खासा दिन था यहाँ पर स्पाइसेस के लिहाज से, आज क्या हाल है? बिल्कुल, धनिया एकदम स्ट्रॉन्ग काउंटर है, फंडामेंटली भी एकदम स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक 11,450 के आसपास के डिप मिलता है तो धनिया में एक बाइंग का अवसर रह सकता है। 12,100 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं, 11,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऑल राइट।
बहुत शुक्रिया दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर शेयर करने के लिए, और उस मिठाई के डब्बे का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। वेल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर दालों की करेंगे, जहाँ पर एमपी सरकार ने यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने उड़द किसानों को राहत देने के लिए एक ऐलान किया है। राज्य सरकार किसानों को एमएसपी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देगी, और ये ऐलान ऐसे समय पे आया है जब एमपी में किसान उड़द की बुआई कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिहाज से किस तरह का सेंस बनता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिमल कोठारी जी, आईपीजे के प्रेसिडेंट। बिमल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बुआई के समय पर इस तरह का ऐलान आपको लगता है एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा, बुआई बेहतर हो सकती है? धन्यवाद मनीषा जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार जो ये कदम उठा रही है कि सरकार किसानों को बोनस दे रही है, एमएसपी पे दालें खरीद रही है, जबकि बहुत सारी दालें एमएसपी के नीचे मंडियों में बिक रही, फिर भी सरकार एमएसपी पे उनसे वादा कर रही है कि हम खरीदेंगे। ये बोनस देना भी एक जो ऐलान जो इन्होंने किया है, ये बेसिकली किसानों को एनकरेज करना है कि हमारे यहाँ उत्पादन बढ़े। क्योंकि किसान हमने देखा है कि जब भी कोई दूसरी क्रॉप्स अगर ज़्यादा रेम्यूनरेटिव होती है तो किसान उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। दालों का उत्पादन हमारे यहाँ कम है, हमें काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। इस साल जो करेंट ईयर है 2025-26 में मैं समझता हूँ कि हमारा लगभग इंपोर्ट जो है 50 लाख टन होगा, जबकि पिछले साल हमने 73 लाख टन इंपोर्ट किया था। तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो उड़द है उसकी हम बहुत सालों से इंपोर्ट, आज से नहीं, हम काफ़ी सालों से इंपोर्ट करते आ रहे हैं, रेगुलर इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले में हम म्यांमार से करते हैं, पहले हम म्यांमार से करते थे और म्यांमार से आज भी कर रहे हैं। अभी ब्राज़ील ने उत्पादन शुरू किया है, ब्राज़ील से भी अच्छी मात्रा में उत्पादन हो रहा है वहाँ पे। पिछले साल वहाँ लगभग 2 से 2.5 लाख टन का उत्पादन हुआ था, इस साल अनुमान है कि लगभग वहाँ 3.5 लाख टन का उत्पादन होगा। तो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम देख रहे हैं कि लगभग 8 से 10 लाख टन के बीच में उड़द का इंपोर्ट हर साल हो रहा है, तो एक काफ़ी बड़ी मात्रा है। तो हमें, और जो हमारे जो उड़द का उत्पादन होता है मोस्टली खरीफ में होता है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि खरीफ में हमने देखा है कि जो मानसून की वजह से मानसून में जो क्रॉप होती है उसमें या तो बहुत ज़्यादा पानी या बहुत कम पानी, दोनों की वजह से जो हमारी क्रॉप्स है, जो हार्वेस्ट के टाइम में हमने देखा है कि बहुत सारे कई बार क्रॉप डैमेज हो जाती है, और ये काफ़ी बार देखने को मिला है। तो एक अच्छा कदम है कि मैं समझता हूँ कि सरकार ने 600 रुपये का जो 600 रुपये प्रति क्विंटल का जो किसानों को जो एक इंसेंटिव दिया है, मैं समझता हूँ इससे किसान उड़द का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, और हमारे जो इम्पोर्ट की क्षमता है वो धीरे-धीरे कम होगी। बिमल जी, जैसे आपने कहा कि पिछले साल 73 लाख टन इंपोर्ट हुआ था, इस बार 50 होने की यहाँ पर उम्मीद है। किस तरह का एक अगर हम विद इन दिस वेरियस दालें देखें तो कौन सी दाल का इंपोर्ट ज़्यादा बनता हुआ देखते हैं आपको लगता है वही रेशियो रहेगी जो लास्ट टाइम थी? देखिए इस साल जो उत्पादन हुआ है, जो इम्पोर्ट हुआ है, पिछले साल जो मैंने बताया 73 लाख टन, उसमें एक्सक्यूज मी, उसमें मटर का काफ़ी इंपोर्ट हुआ था। इस बार थोड़ा मटर का इंपोर्ट कम हुआ है। अप्रैल से लेके दिसंबर तक लगभग 9 लाख टन मटर का इंपोर्ट हुआ है। और उड़द, तुअर और उड़द है, तुअर पूरे साल में अगर हम देखें 2025 में 12 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो पिछले साल जो 73 लाख टन हुआ था उसमें हमने देखा कि कुछ ज़्यादा इंपोर्ट हो गया था, कुछ डंपिंग हुई थी, इसकी वजह इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ था। चूंकि हमारा कैरी ओवर इस साल अच्छा था अप्रैल में, तो इस साल जो हमारा इंपोर्ट है 50 लाख टन, मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। अभी तक जो दिसंबर तक के जो अप्रैल से दिसंबर तक के जो आंकड़े आए हैं, लगभग हमने 4.1 मिलियन टन का इंपोर्ट किया, मतलब 41 लाख टन का इंपोर्ट किया है। तो जनवरी फरवरी मार्च या 3 महीने में समझता हूँ इसमें 9 से 10 लाख टन का इंपोर्ट और होगा। बिमल जी, सब बाकी सारे सेक्टर्स जिनसे मेरी बात होती है, चाहे वो खाने के तेल हैं या गेहूं है या राइस है, सबका ये मानना है कि इंडिया में जो डिमांड ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट होती हुई नजर आई है या फिर अपने ग्रोथ से थोड़ी सी कम है। यानी कि अगर 3.5% की तेजी हम यहाँ पर खाने के तेलों में देखते थे एक डिमांड ग्रोथ में, वो अब 1.5% रह गई है। जहां तक दालों की बात है, यहाँ पर डिमांड ग्रोथ कैसी है? देखिए मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ डेफिनेटली डिमांड बढ़ रही है। अगर आप 10 साल के आंकड़े देखें, 10 साल पहले हमारा उत्पादन 2016 की बात करूं मैं, अभी हम 2026 में हैं, तो 2016 में हमारा उत्पादन 15 से 16 मिलियन टन था, और जबकि हम लगभग 4 से 5 मिलियन टन हम इम्पोर्ट करते थे। वहीं आज हम 26 मिलियन हमारा उत्पादन है और हम 5 से 6 लाख, तो ऑब्वियसली हमारा 10 मिलियन टन का 10 साल में 10 मिलियन टन की डिमांड बढ़ी है। अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट अभी कुछ ही महीनों पहले
उन्होंने एक रिपोर्ट उन्होंने एक सर्वे करके एक रिपोर्ट उन्होंने दी है, और उसमें उन्होंने बताया कि 2030 तक हिंदुस्तान में 38 से 40 मिलियन टन की दालों की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि आज हमारी दालों की रिक्वायरमेंट लगभग 32 मिलियन टन है। तो आप देखिए नेक्स्ट 4 इयर्स में ये नीति आयोग का अनुमान है कि हमें 38 से 40 मिलियन टन चाहिए। तो 32 से 38 मतलब समझिए 8 मिलियन टन, लगभग 6 से 8 मिलियन टन बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ लगभग एक अच्छा जो सालाना 1 से 1.5 मिलियन टन की हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इसकी कारण ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे दालों से, उसकी मैं नहीं कहूँगा कि पूर्ति हो रही है, लेकिन एक कुछ हद तक हमारी जो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो दालों से पूरी होती है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में। जो हमारी जो जनसंख्या है उसको, जो 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज प्रोटीन डेफिशिएंट, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी, तो इसलिए दालों का मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये प्रोटीन के बारे में जो अवेयरनेस हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसका कंजम्पशन बढ़ेगा। और अभी इस क्षेत्र में दुनिया में इसमें काफी काम हुए हैं, जहाँ पे जैसे आप चाइना की बताता हूँ, वहाँ पे येलो पीस इंपोर्ट करके वो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो आज हिंदुस्तान में हम ये बहुत बड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान को एक प्रोटीन का ग्लोबल हब बना सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ भी ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं है। तो अभी इस पे काफी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, काफी काम हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और आज इसीलिए हमारे 26 मिलियन टन उत्पादन होने के बाद भी हमें 5 से 6 मिलियन टन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल यहाँ पर, और आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस बन सकते हैं, क्योंकि सरकार को लगातार लगता है कि इन्फ्लेशन जहाँ तक दालों में है वो यहाँ पर कंट्रोल में है। कुछ एक ऐसी भी बात हो रही थी, और ये सारी सोर्स बेस्ड है, कि अगर कमोडिटी डेरिवेटिव्स वापस भी लाए जाते हैं मार्च की, जब वो मियाद पूरी हो जाती है, तो भी शायद दालों यानी कि चने को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये लास्ट 5-6 साल से बंद है। 2021 में के पहले ये चल रहा था, उसके बाद सरकार ने बंद कर दिया है। क्योंकि देखिए जहाँ पे उत्पादन अच्छा हो, जिस कमोडिटी का उत्पादन अच्छा हो, उसमें अगर कमोडिटी एक्सचेंज की एक्टिविटी और वायदा बाजार को खोल दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जिसकी शॉर्टेज होती है, जिसकी कमी होती है उत्पादन में, और जिसकी अवेलेबिलिटी की कमी होती है, उसमें क्या फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ इस साल चने की उत्पादन बहुत अच्छा है, तो सरकार सावधानी बरत के उस पे कुछ सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके इस पे वायदा बाजार पे कुछ एक निर्णय कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे खोलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक लॉन्ग टर्म विजन की बात है। इसमें ये जो वायदा बाजार का जो मैकेनिज्म है वो प्राइस डिस्कवरी के लिए है, ये कोई स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। तो लेकिन इस पे अगर उचित कदम उठाया जाए और इस पे सारे स्टेक से बात करके अगर सावधानी बरती जाए और सावधानी के साथ इसे खोला जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या होगी। पॉइंट टेकन। बिमल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, फसल पर, डिमांड ग्रोथ पर, डेरिवेटिव मार्केट्स पर, सभी चीज़ों पर यहाँ पर डिटेल में चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी की पाठशाला। NBC आवाज and NCDEX present कमोडिटी की पाठशाला। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी की पाठशाला में। और हमारे साथ आज ग्वार पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान ट्रेडकॉम के डायरेक्टर शशिकांत कानुंगो। शशिकांत जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जहां तक ग्वार की बात है, यहाँ पर पिछले 2-3 सालों में एक असमंजस वाली स्थिति बनी रही है, जहां पर डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट मैच हुए हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत ज़्यादा बनते हुए नजर नहीं आए हैं। सबसे पहले तो आपसे फंडामेंटल समझना चाहेंगे कि कैसी है ग्वार की स्थिति नए साल 2026 में, और अब क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, तो कैसे आप यहाँ पर सिचुएशन बनता हुआ देखते हैं? मैडम, पहले तो मैं ये बता दूं, पिछले 3-4 सालों के अंदर जो भी उत्पादन था वो ग्वार का बढ़ता हुआ था, वो अब पिछले 2 साल से मनीषा जी ये घट रहा है। लोग जो है ग्वार की बजाय दूसरी चीजों में, दूसरी उपज में शिफ्ट होते चले गए। अब की बार ग्वार का उत्पादन कम था पिछले सालों की तुलना में, और अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। अब जो भविष्य है वो जो सामने दिख रहा है, इसके अंदर गम का एक्सपोर्ट अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे के अंदर अब धीरे धीरे जो ग्वार का 2 महीने का अंदर जो कैलेंडर स्प्रेड जो 90 से 100 रुपए के बीच में होता था, वो भी अब 55-60 रुपए 1% के बीच में रह गया है। और आज की स्थिति है कि सप्लाई शॉर्ट होती जा रही है, और धीरे धीरे जो अब महीने 2 महीने बाद में अपन को ये नजर आ जाएगा कि इसके भाव बाजार में ग्वार के बढ़ते हुए नजर आएंगे।
क्योंकि अब ये सप्लाई इसकी शॉर्टेज जोन में जाती जा रही है। डिमांड कम की डिमांड अब आगे देखने को अच्छी मिलेगी। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं मांग अच्छी होगी, एक्सपोर्ट बेहतर होते हुए नजर आए हैं, आउटपुट में कुछ गिरावट है, उसका भी फायदा यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिलेगा। गुआर सीड और गम की जहां तक शशिकांत जी बात है, किस तरह से फ्यूचर्स ट्रेड आप यहाँ पर देखते हैं? क्योंकि यूजली देखा जाता है कि जब भाव बढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ती चली जाती है, इंटरेस्ट बहुत आता है, लेकिन जैसी स्थिति रही है कि कुछ प्राइसेस में स्टेबिलिटी है तो बहुत इंटरेस्ट यहाँ पर लोगों का बनता हुआ नहीं दिखा। अब यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा जी देखो, सबसे पहले तो है कि ग्वार एक ऐसी पेशेंस वाली कमोडिटी है कि इसके अंदर ही कोई पेशेंस रखता है तो उसको मुनाफा अनिवार्य रूप से मिलता ही मिलता है। साथ में बात है कि अब इसके अंदर ये ग्वार के अंदर तो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी साथ में है। ऑप्शन के अंदर मतलब आराम से ऑप्शन कम खर्चे के अंदर तेजी और मद्दी दोनों की जा सकती है। ट्रेडर के लिए जहां ग्वार 10 से 15% मार्जिन में लगाए, उसकी वजह से कम खर्चे के अंदर पूरा मुनाफा ले सकता है ट्रेडर। आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ पाते हैं और इसका उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं, धीरे धीरे समझ बढ़ रही है। ग्वार के ऑप्शंस के अंदर पहले से लिक्विडिटी काफी बेटर हुई है और आगे भी बढ़ेगी। और जहां तक रहा सवाल, इसके अंदर मिलर भी इसके अंदर साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रेडर भी सब साथ में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और अब आने वाला भविष्य ग्वार के अंदर बहुत ही ज्यादा उज्जवल नजर आ रहा है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर भाव अच्छे तेजी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। शशिकांत जी, क्योंकि प्राइसेस की बात यहाँ पर हो ही रही है, तो किस तरह के लेवल्स फिर आप आता हुआ देखते हैं यहाँ पर मार्केट्स में? 1 से 3 महीने में तेजी अगर है तो वो 2-4-5% की है, ज्यादा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? मनीषा जी, मेरे को घटने के अंदर मेरे को 100 रुपए से ज्यादा की रिस्क नहीं दिख रही है वो। और आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो डिमांड जिस तरीके से सिनेरियो दिख रहा है और जिस तरीके से ग्वार की सप्लाई शॉर्ट होती जा रही है, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ से 15 से 20% की तेजी भी अगले 2-3 महीने में देखने को मिल जाए। ऑलराइट, ये तो अच्छी खासी बढ़त है यहाँ पर। अगर ऐसी स्थिति है शशिकांत जी, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए एक उत्पादक को या फिर एक मिलर को यहाँ पर एक्सचेंज पे? इसके अंदर देखो मनीषा जी, ट्रेडर के लिए तो तेजी करने के लिए कॉल जो कि 2.5 से 3% के अंदर कॉल मिलती है, वो कॉल बाई कर सकता है और उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रहा सवाल मिलर के लिए, तो मिलर के लिए ग्वार एक कच्चा माल है, उसको पुट ऑप्शन बाई करके अपनी पोजीशन को हेज कर रखनी चाहिए। आज यदि वो ग्वार के सामने ग्वार हेज करता है सिस्टम पे, एनसीडीएक्स के सिस्टम पे, तो 15 से 20% का उसको मार्जिन भी देना पड़ जाए और उसके बाद में यदि कोई तेजी आ गई तो वो तेजी उसको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे यदि वो पुट ऑप्शन जो कि 2.5 से 3% के अंदर पुट ऑप्शन का खर्चा करके और पूरी तेजी खुद के हाथ में ले सकता है, तो खुद के स्टॉक को वर्तमान भाव का यानी एट द मनी एटीएम की पुट बाई करके और अपनी पोजीशन को हेज कर सकता है। और रहा सवाल कॉल का, यदि मान लो मिलर का यदि गम बिक जाता है एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पे इमीडिएट कॉल बाई करेगा और बाद में 1-2 दिन के अंदर जैसे ही वो फिजिकल में ग्वार पिकोर करे, अपनी कॉल को वापस भेज देवे, तो कम खर्चे के अंदर वो अपनी पोजीशन को ये गड़बड़ की रिस्क से इंश्योर्ड हो सकता है। शशिकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप में एपेटाइट है तो आप फ्यूचर्स यहाँ पर करें, अदरवाइज ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर बेहतर काम रह सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कम है और रिस्क यहाँ पर ट्रेडर भी इसमें सुरक्षित है। मिलर भी, जो मिलर का टारगेट ओनली मिलिंग करने से है, उसको गड़बड़ से बचना है। तो कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके अंदर ऑप्शन के साथ में वो यदि अपने आप को सेव करके चलता है तो बेस्ट ये रूट है। ऑलराइट, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तेजी की एक्सपेक्टेशन है और इसमें एक बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर शशिकांत कानूंगो जी बना के भी दे रहे हैं। शशिकांत जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही साफ तरीके से वहाँ पर ऑफकोर्स गुआर के फंडामेंटल्स और साथ ही साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे की जाए बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, वो भी समझाने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल कमोडिटी की पाठशाला में हमारे पास इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।